हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 19th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको इस ड्रामे को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में मिया ओयांग से कहती है कि वैसे हम यहाँ पेरिस में आए क्यों हैं। तो ओयांग कहता है कि अभी 2-3 दिन बाद मेरे बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है और उसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम किसी बिजनेस ट्रिप से यहाँ पर आए हैं। देखो, इस बात को ध्यान रखो कि तुम मुझे अपने पर्सनल काम के लिए कहीं भी ऐसे ही नहीं लेकर जा सकते हो। तो ओयांग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकता हूँ और वैसे भी एक सेक्रेटरी का फर्ज होता है कि वो अपने बॉस को हर जगह पर फॉलो करे। ये सब सुनकर मिया उससे कहती है कि तुम अपना टूर्नामेंट खेल लेना, मैं तुम्हें वहाँ पर जाना चली जाऊंगी। जब भी मैं टूर्नामेंट खेलने जाऊंगा तो ओयांग बड़ा ही इमोशनल होकर मिया से कहता है तो वो मेरे साथ दुखी होगा और जब मैं जीतूंगा तो वो मुझे चीयर करेगा। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो मुझे लगा था वो तुम हो। खैर, अगर तुम्हें वापस से चाइना दोबारा जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जब वो मिया से इसी तरीके से बात कर रहा होता है तभी उसको लीदो का फोन आ जाता है और लीदो उससे बोलता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारा टूर्नामेंट होने वाला है, इसलिए तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना। और हाँ, टूर्नामेंट जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ है, इसीलिए अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। जब लीदो इसी तरीके से ओयांग से बात कर रहा होता है तो उसकी बात वे सुन लेती है और लीदो की बात सुनकर वे को ये पता चल जाता है कि ओयांग अभी चाइना में नहीं है बल्कि पेरिस में है और वो वहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए गया है। थोड़ी देर में ओयांग मिया से कहता है कि आज मुझे ट्रायल मैच के लिए बॉक्सिंग करने के लिए जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो पहले तो मिया मना करती है लेकिन उसके बाद वो हाँ कह देती है और यही सब सुनकर ओयांग हंसने लग जाता है। थोड़ी देर में मिया को जैसे ही पता चलता है कि ओयांग का कंपटीशन किसी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ही फेमस बॉक्सर से है तो ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे बोलती है कि तुम ये मैच कैसे खेल पाओगे। तुमको पता भी है कि वो बॉक्सर कितना ज्यादा फेमस है और कितना ज्यादा खतरनाक है और मैंने तुम्हारे पहले की मैच की क्लिप भी देखी थी, तुम्हें तो ठीक से खेलना भी नहीं आता है, तुम कैसे उसे जीत पाओगे। तो ओयांग बोलता है कि काम डाउन, मैं जीत जाऊंगा। जो क्लिप्स तुमने मेरे मैच की देखी थी वो बहुत पुरानी थी और अब तो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर ली है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे पक्का हरा दूंगा। तो मिया बोलती है कि आई होप ऐसा ही हो, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। थोड़े ही देर में ओयांग का और उस बॉक्सर का मैच शुरू हो जाता है जिसमें कि पहले तो वो बॉक्सर ओयांग को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और यही सब देखकर मिया को ओयांग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो बॉक्सिंग रिंग में आकर ओयांग को गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस मैच को पक्का जीत जाओगे क्योंकि तुम इस मैच का विनर बनना डिजर्व करते हो। मिया की बातें सुनने के बाद ओयांग बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है और उसके बाद जैसे ही वो रिंग में जाता है तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बट फाइटिंग के एंड में वो बॉक्सर चीटिंग कर देता है जिसके कारण ओयांग बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो मिया की गोद में लेट रखा है। तो मिया उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और यहाँ तक कि तुम मैच भी जीतने वाले थे। तो ओयांग कहता है कि तुमने मेरे अपोनेंट को चीटिंग करते हुए देखा। तो मिया कहती है कि नहीं, मैंने ये सब ध्यान तो नहीं दिया। उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि उसने मेरी सांस रोकने की कोशिश की थी। ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ये तो चीटिंग है, रुको मैं अभी जाकर जज को ये सारी बातें बताती हूँ। ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बस यहीं पर ही बैठी रहो, अगर तुम थोड़ा सा भी हिलोगी ना तो मेरे मुंह में दर्द होगा, बस तुम इसी तरीके से मेरे सामने बैठी रहो और मुझे अपना हाथ दे दो, देखना मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। और इसी तरीके से ओयांग मिया को अपने से दूर जाने ही नहीं देता है और उसको अपने ही पास बैठने के लिए बोलता है। ओयांग की बात मानकर मिया उसी के सामने बैठ जाती है। थोड़े ही देर में वे को उनकी सुपरवाइजर उसकी सैलरी देती है तो वे जैसे ही उनसे सैलरी लेती है तो वो उनसे बोलती है कि तुम मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रही हो, तुमसे भी ज्यादा काम इस बार मैंने किया होगा। वे की बातें सुनकर वो सुपरवाइजर बोलती है कि आपकी सैलरी मैं डिसाइड नहीं करती हूँ बल्कि आपके भाई ही डिसाइड करते हैं और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपको इतनी ही सैलरी दूं। अपने भाई का नाम सुनकर वे बिल्कुल शांत हो जाती है और वहाँ पर से जाने वाली होती है, तब तक सुपरवाइजर उसे रोकती है और एक फाइल पे उसे साइन करने के लिए बोलती है। फिर वे उनके पास आती है और गुस्से में फाइल पे साइन कर वहाँ पर से चली जाती है। उन पैसों को देखकर उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी पेरिस जाए और ओयांग का पीछा करे और देखिए कि आखिरकार ओयांग वहाँ पर कर क्या रहा है, लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा कम होते हैं और इसीलिए वे सोचने लग जाती है कि अब वो बाकी पैसे कहाँ से लेकर आएगी। थोड़े ही देर में वे अपने दोस्तों को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे पैसे देने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनको तो पता ही था कि अगर वो वे को पैसे दे भी देंगे तो वे पैसे वापस कैसे लौटाएगी क्योंकि उसके पास तो अभी कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है। अपने दोस्तों की बातें सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो बेचारी अभी कर भी क्या सकती थी, वो तो खुद ही बेसहारा थी। उसके बाद उसको याद आता है जब उसके भाई ने उसको पनिशमेंट दी थी
तो उन्होंने वे से उसका रूम भी छीन लिया था और उसको दूसरे रूम में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि वे ने पक्का वहाँ पर कुछ पैसे छुपाए होंगे। तो उसके बाद वे सोचती है कि अगर उससे उसके रूम की चाबी मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए वो अपने घर की चाबी के बारे में अपने घर की नौकरानी से पूछती है। तो उसकी नौकरानी बोलती है कि नहीं, मुझे तो आपके रूम की चाबी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो तो आई थिंक अभी लीडो के ही पास होगी। ये सब सुनकर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको वहाँ पर से डांट कर भगा देती है। इतना सब कुछ होने के बाद वे के पास बस लास्ट ऑप्शन बचे थे उसके दादाजी। इसीलिए वो अपने दादाजी के पास उदास होकर जाती है और उनसे बोलती है कि दादाजी, आपको पता है भैया बहुत ज्यादा गंदे, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मेरे पैसे, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरी ड्रेसेस और इवन मेरा रूम भी। इसीलिए मुझे आपसे बस छोटी सी हेल्प चाहिए, कुछ पैसे, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो पहले तो उसके दादाजी उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, बट उसके बाद वे दोबारा से उनसे यही बात कहती है तो उसके दादाजी उसकी हेल्प करने के लिए सीधे सीधे मना कर देते हैं। और ऐसा ही कहकर उसके दादाजी वहाँ पर से चले जाते हैं। अपने दादाजी के ना कहने पर वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दादाजी का पाइप छुपा देती है और कहती है कि ये सब करने के लिए आपने ही मुझे फोर्स किया है। अगर आप मुझे सीधे से पैसे देते ना तो मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती, बट आप देखो अब मैं आपके इस पाइप को ही बेचकर पैसे कमाऊंगी। दूसरी तरफ मिया ओयांग का काफी देर से वेट कर रही होती है, लेकिन ओयांग आता ही नहीं है। मिया उसे कई वॉइस मैसेज भी भेजती है, लेकिन वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है। तो यही सब देखकर मिया को ऐसा लगता है कि आज ओयांग मैच जीत नहीं पाया है, इसीलिए शायद उसको बहुत ज्यादा बुरा लग गया और वो उदास होकर कहीं बैठा होगा। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उसे खुद ही ढूंढने के लिए जाएगी। थोड़ी देर में वो ओयांग को हर जगह ढूंढती है, लेकिन ओयांग उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि ओयांग तो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जिम में गया होता है। दूसरी तरफ मिया ओयांग को ढूंढते हुए होटल के रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि आज जिस लड़के ने ओयांग से सुबह फाइटिंग की थी वो लड़का अपने दोस्तों के सामने ओयांग का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि आज तो मैंने उसको धूल ही चटा दी, नेक्स्ट मैच में मैं उसको इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगा कि वो उठ भी नहीं पाएगा। ओयांग की इतनी ज्यादा बुराई सुनने के बाद मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के के पीछे से आकर उसके सर पे आइस क्यूब डाल देती है। मिया की इसी हरकत को देखकर वो लड़का उससे बोलता है कि बेवकूफ लड़की, तुम कौन हो, मेरे सर पे तुमने आइस क्यों डाला? तो मिया उससे बोलती है कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, तुम एक नंबर के चीटर भी हो। अपने दोस्तों के सामने अपनी तारीफ ही करते रहोगे या अपने चीटिंग के किस्से भी सुनाओगे उनको कि किस तरीके से आज तुम चीटिंग करके ये गेम जीतने वाले थे। ये सब सुनकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया के सामने आकर उससे बोलता है कि लगता है तुमको तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। तो मिया कहती है कि तुम चुप रहो, तुमको तो ओयांग अगले मैच में बताएगा। इस बार तो तुमने उसे चीटिंग करके हरा दिया ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिया की बातें सुनकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया पे एक थप्पड़ मारने वाला होता है, तब तक पीछे से ओयांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। तब तक उस लड़के को उसके दोस्त रोक देते हैं और उसको लड़ाई करने के लिए मना करते हैं। ये सब देखकर वो लड़का ओयांग को धमकी देता है और उससे कहता है कि तुमको तुम्हें मैच के ही दिन पर बताऊंगा, और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चले जाता है। उसके जाने के बाद ओयांग मिया से कहता है कि तुमको अकेले अपने कमरे से बाहर आने की जरूरत क्या थी, और चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अपने कमरे से बाहर आ गए तो तुम्हें उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मिया उससे बोलती है कि वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोल रहे थे, जिसको सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने उनके सर पे आइस क्यूब डाल दी। एक तो मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर भी करती हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही डांट रहे हो। तो ओयांग कहता है कि ओके बाबा सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से तुम कभी भी अपने कमरे से इस तरीके से अकेले बाहर मत आना। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाने का मन करेगा तो तुम मुझे बता देना, मैं तुमको बाहर से घुमा कर लेकर आ जाऊंगा। तो मिया कहती है कि ओके ठीक है। तो उसके बाद मिया ओयांग से कहती है कि वैसे तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने मेरे कॉल भी नहीं उठाए। मुझे तो लगा था कि मैच के कारण तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो गए होगे और किनारे में कहीं बैठ कर रो रहे होंगे। तो ओयांग कहता है कि मैं और रोऊंगा एक मैच के हारने पर, वो सिर्फ एक मैच ही तो था, इसमें रोने की क्या बात है। मैं ना रोने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुलाने वालों में से हूँ, और देखना नेक्स्ट टाइम मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा। तो मिया कहती है कि ओके ओके, बट तुम्हारी फाइटिंग देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। थोड़ी देर में मिया और ओयांग एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो मिया ओयांग से कहती है कि तुम अपने मैच का इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, वैसे भी तुम्हारे मैच को तो भी काफी टाइम है ना, तब तक एक काम करते हैं कि हम पेरिस में कुछ जगहों पे घूम के आते हैं, और एक काम करेंगे कि सीयू से भी मिलकर आ जाएंगे। मैंने तो जगह के नाम भी नोट कर रखे हैं जहाँ जहाँ हम घूमने के लिए जाएंगे। और उसके बाद मिया सारी जगहों के नाम ओयांग को बताती है, तो ओयांग को उसकी बातों पे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता है और वो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देता है। तो मिया उससे बोलती है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। फिर ओयांग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन तो रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे प्लान कुछ खास पसंद नहीं आए। तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने ग्रैंडफादर को घुमाने के लिए लेकर जा रही होगी। तो उसके बाद मिया बोलती है कि एक काम करती हूँ, पहले मैं सीयू से ही बात कर लेती हूँ, और ऐसा ही कहकर वो सीयू को कॉल लगाती है तो सीयू उसका कॉल नहीं उठाती है।
फिर मिया ओयांग से कहती है कि सीयू का फोन तो स्विच ऑफ हो रहा है, मैं उसे बाद में फोन करूंगी। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आ जाता है। मिया भी बचपन में एक हार्ट पेशेंट थी, इसलिए उसको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, जिसके कारण वो उस ओल्ड मैन की हेल्प कर देती है। बट थोड़ी देर में वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। जब वो इसी तरीके से उस ओल्ड मैन की हेल्प कर रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसका पर्स चुरा कर लेकर चला जाता है। इस बारे में मिया को अभी कुछ भी पता नहीं होता है। उस पर्स के अंदर मिया का पासपोर्ट और फोन भी होता है। मिया के डैड काफी देर से उसे कॉल लगा रहे होते हैं लेकिन मिया उनका कॉल नहीं उठाती है, तो इसे सबको देखकर उनको मिया की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। दूसरी तरफ वो नर्स मिया से कहती है कि उस ओल्ड मैन ने अपना एक कार्ड तुम्हें देने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हें उनकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो तुम उन्हें कॉल कर लेना। तो मिया उनसे बोलती है कि ओके, आप उन्हें कह देना कि अगर हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें पक्का कॉल करेंगे, बस वो अपनी तबीयत का ध्यान रखे। थोड़ी ही देर में मिया को याद आता है कि उसका पर्स तो उसके पास है ही नहीं, तो इसीलिए वो अपने पर्स को ढूंढने लग जाती है और ओयांग से कहती है कि मेरा फोन और पासपोर्ट उसी पे था। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक वेटर आती है और उनसे पूछती है कि आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए। तो मिया उनसे बोलती है कि आपने यहाँ पर कोई पर्स देखा, शायद आपके स्टाफ में से किसी को मिला होगा, प्लीज आप एक बार पूछ के मुझे बता सकती हैं। तो वो लेडी सभी से मिया के पर्स के बारे में पूछती है लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। थोड़ी ही देर में मिया पुलिस स्टेशन जाती है और ओयांग से कहती है कि अब चाइना में वापस कैसे जाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरा ही पर्स खोना था क्या, पता नहीं अब मुझे मेरा पर्स वापस कैसे मिलेगा। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। थोड़ी ही देर में उनकी बातें उनके सामने बैठा एक लड़का सुन लेता है और उनसे बोलता है कि क्या हो गया, आपका पर्स खो गया है। तो मिया कहती है कि हाँ। उसके बाद वो लड़का उनसे बोलता है कि आप यहाँ की पुलिस के भरोसे तो मत ही बैठिए, क्योंकि इनको वो पर्स ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए अब आपको जो कुछ भी करना होगा वो अपने बलबूते पे करना होगा। एक काम करिए कि आप चाइनीज कॉन्सुलेट इन फ्रांस में जाकर एक टेम्पररी वीजा के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्या पता इससे आपके प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाए। ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके बाद ओयांग और मिया वहाँ पर जाते हैं तो एक लड़का उनसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना। तो मिया कहती है कि पक्का, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। तो उसके बाद ओयांग उनसे बोलता है कि वैसे हमें ये वीजा मिलेगा कब। तो वो उनसे बोलते हैं कि आपका वीजा आपको कल मिल जाएगा। थोड़ी देर में मिया ओयांग से कहती है कि कल मुझे मेरा टेम्पररी वीजा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चाइना चली जाऊंगी, तो इसीलिए ही तुम्हें मैच अकेला लड़ना पड़ेगा, तुम ठीक से लड़ना और अपनी तबीयत का ध्यान भी रखना। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि ओके ठीक है, मैं अपनी तबीयत का ध्यान रखूंगा, तुम तो बिल्कुल ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी मॉम मुझे बोलती है। तो उसके बाद जब ओयांग और मिया रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन गलियों को देखकर उसको याद आता है कि किस तरीके से वो इन्हीं गलियों में भागता था जब उसके पापा के गुंडे उसके पीछे भागते थे, और ऐसे ही सोचकर वो उन रास्तों को देखने लग जाता है। तो मिया उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या। तो ओयांग उससे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। थोड़ी देर में वो सीयू के बारे में पूछने के लिए उसके घर पर पहुंचते हैं। तो सीयू के घर की मालकिन उसको बताती है कि सीयू तो 3 दिन पहले ही यहाँ पर से जा चुकी है, उसने तो हमसे कहा था कि वो एक और साल यहाँ पर रहेगी, लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो 3 दिन पहले ही यहाँ पर से चली गई। तो यही सारी बातें मिया ओयांग को बताती है और बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीयू को पक्का कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो यहाँ पर से चली गई है, बट मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीयू को क्या हो गया, तुम्हें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ओयांग कहता है कि नहीं, मुझको तो नहीं लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है। दूसरी तरफ सीयू बस ओयांग के ही बारे में सोच रही होती है और उसे नेकलेस को देख रही होती है जो ओयांग ने उसको पहनाया था। ओयांग के सामने अपना लव कन्फेस करने के लिए सीयू फ्रांस से चाइना जा रही थी, बट उसको क्या पता था कि ओयांग तो ऑलरेडी फ्रांस में ही है। वो बस पूरे प्लेन में बस ओयांग को ही याद कर रही होती है और उसी के साथ बिताए गए मोमेंट्स को भी, और बस सोच रही होती है कि कब वो ओयांग के सामने जाकर उसको अपने दिल की बात बताएगी। थोड़ी ही देर में मिया और ओयांग सीयू के प्रोफेसर के पास जाकर सीयू के बारे में पूछते हैं। तो वो मिया को बताते हैं कि सीयू ने तो ऑलरेडी इस कॉलेज को छोड़ चुका है। तो मिया बोलती है कि आपने उससे रीजन नहीं पूछा। तो उसके प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने उससे रीजन तो पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और उसके बाद वो मिया से कहते हैं कि क्या तुम अब यहाँ फ्रांस में ही रहने के लिए आ गई हो। तो मिया उससे बोलती है कि नहीं सर, मैं यहाँ पर फ्रांस में रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप की वजह से आई हूँ और ये मेरे बॉस है और मैं इनके सेक्रेटरी। तो ये सारी बात सुनने के बाद उसके प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि मिया मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक सेक्रेटरी बनना डिजर्व नहीं करती हो, बल्कि तुम इससे भी ज्यादा कुछ बढ़िया डिजर्व करती हो। और उसके बाद वो ओयांग से बोलते हैं कि क्यों ना आप अपने बिजनेस में इसको कोई अच्छी सी पोजीशन दे दे, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मिया यहाँ फ्रांस में ही काम कर लेगी। मिया के प्रोफेसर फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, इसीलिए ओयांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो मिया से बोलते हैं कि क्या ये मुझसे बात कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। तो मिया उनसे बोलती है कि मेरे प्रोफेसर तुमसे बोल रहे हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। ये सब सुनकर ओयांग उनसे बोलता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, आज का दिन बहुत ही प्यारा है। और ऐसा ही कहकर वो उनसे हैंडशेक करता है।
तो उसके प्रोफेसर मिया से पूछते हैं कि अब ओयांग ने क्या कहा। तो मिया अपने प्रोफेसर से कहती है कि ओयांग आपकी बात मानने के लिए तैयार हो गया है। थोड़ी ही देर में सीओ अपने डैड के सामने आकर बोलती है कि आई एम सो सॉरी डैड, मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मुझे पता है कि आपको इस सबसे बहुत ज्यादा दुख होगा, बट मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ चाइना आ जाऊं और फाइनली ओयांग को अपने दिल की फीलिंग्स बता दूं। पढ़ाई तो मैं बाद में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लव को खोना नहीं चाहती हूँ। तो सीयू के डैड उससे बोलते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो और इसलिए तुम्हारी लाइफ के डिसीजन भी तुम्हारे हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे हर काम में सपोर्ट करूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ भी गलत किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हो। तो ये सब सुनकर सीयू को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने पापा को गले लगा देती है। दूसरी तरफ मिया और ओयांग जब साथ में जा रहे होते हैं तो मिया ओयांग से कहती है कि मुझे सीयू की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उसने इस तरीके से अचानक से कॉलेज क्यों छोड़ा। एक सेकंड, कहीं वो हमें सरप्राइज तो नहीं देना चाहती है, क्या पता उसे पता हो कि हम यहाँ फ्रांस आ रखे और इसीलिए उसने हमारे साथ ये प्रैंक किया हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि ये फालतू की बातें मत सोचो, वो ऐसा क्यों करेगी, आई थिंक इस सब के पीछे कुछ और रीजन है। तो मिया उससे बोलती है कि जब मैं फ्रांस आए रखी हूँ तो एक काम करती हूँ कि मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलकर भी जाती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलवाती हूँ जिसका नाम बेन है। कहने को तो वो भी मेरा बॉस था, लेकिन वो मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता था। जैसे ही मिया उस कैफे के बाहर जाती है तो वो ओयांग से कहती है कि तुमको याद है फर्स्ट टाइम हम इसी कैफे के बाहर गए थे और तुम मेरे ऊपर से जंप मारकर भी गए थे। तो ओयांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद मिया अपने दोस्त बेन को देखती है तो बेन उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिया भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो बेन उससे बोलता है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए फ्रांस आई गई ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया ना, सच सच बोलना। तो जब ओयांग देखता है कि बेन मिया के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है तो ये सब देखकर ओयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेन को मिया से दूर रहने के लिए कहता है और मिया का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और यही सब देखकर मिया को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो बेन कहता है कि ये लड़का कौन है, ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं लग रहा है, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फोटो देखी है। तो मिया बेन से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरा बॉस है। यही सब सुनने के बाद बेन ओयांग से कहता है कि मैं भी एक टाइम पे मिया का बॉस था। ओयांग को समझ में नहीं आता है कि बेन क्या बोल रहा है, तो वो मिया से बोलता है कि ये लड़का क्या कह रहा है। तो मिया कहती है कि ये बोल रहा है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, बट तुम मिया से दूर ही रहना। थोड़ी ही देर में मिया बेन की दुकान में केक बनाती है तो बेन बोलता है कि तुम अभी भी केक बनाना नहीं भूली हो। तो मिया उससे बोलती है कि मैं केक बनाना कैसे भूल सकती हूँ, चाइना में भी मैं तुम्हारे सिखाए गए तरीके से ही केक बनाती हूँ। दूसरी तरफ चैन से ओरे की मॉम डैड से एक स्टोर पे मिलता है तो ओरे की मॉम बोलती है कि तुम कौन हो। तो ओरे के डैड बोलते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, ये काफी टाइम से मेरा दोस्त है। थोड़ी देर में चैन से ओरे की मॉम से बोलता है कि मैं आप दोनों के पास्ट के बारे में जानता हूँ, बट आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ओयांग के डैड ओरे के साथ बिल्कुल भी सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस कंपनी का मालिक ओयांग बन जाए, ओरे कभी भी ना बने। अब आप तो ये जानते ही है कि ओरे ने इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, क्या आप उसके साथ ऐसा होते हुए देख सकती है क्या? आपको नहीं लगता है कि हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए? दूसरी तरफ ली तो अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि वे आजकल हमारे रेस्टोरेंट में काम कैसे कर रही है। तो उसकी सुपरवाइजर उससे बोलते हैं कि वे काफी ज्यादा सुधर गई है और अब वो ठीक से भी काम करती है। तो लीडो अपने सुपरवाइजर से कहता है कि आपको किसी न किसी तरीके से उसको डिसिप्लिन सिखाना ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है और मुझको ये भी पता है कि आप उसको अच्छे तरीके से सुधार दोगे। तो उसके सुपरवाइजर बोलती है कि हाँ, ये काम तो मैं अच्छे तरीके से कर ही लूंगी, बट आजकल वे की तबीयत खराब हो रखी है, अब उसकी तबीयत कैसी है? तो लीडो बोलता है कि क्या उसकी तबीयत खराब हो रखी है, आपको ये सब किसने बताया? तो वो सुपरवाइजर बोलती है कि मुझे तो ये सब उसके ड्राइवर ने बताया कि वो बहुत दिनों से बीमार हो रखी है। जहाँ लीडो और उसके सुपरवाइजर को लग रहा था कि वे बीमार हो रखी है, उधर वे कुछ पैसों का जुगाड़ करके ओयांग के पीछे फ्रांस के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर में लीडो अपने घर पे वे को देखने के लिए जाता है और ग्रैंडफादर से पूछता है कि वे की तबीयत कैसी है। तो उसके ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि वे की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और वो तो अभी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गई है ना। तो उसके बाद लीडो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सुपरवाइजर कह रही है कि वे की तबीयत खराब है और आप कह रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गई है, बट असल में वो है कहाँ? किसी को भी उसके बारे में पता भी नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो यही सब सुनकर उसके ग्रैंडफादर लीडो को बताते हैं कि वे उनसे कुछ पैसे मांग रही थी, बट उन्होंने उसको पैसे देने के लिए मना कर दिया और अब बिना पैसों के वो जा भी कहाँ सकती है। तो ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि क्या वे आपसे पैसे मांग रही थी, इसका मतलब कि वो घर छोड़कर चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए थे, हमें उसके साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? तो लीडो अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो इधर ही कहीं गई होगी, उसको अपने लिए ड्रेसेस लेनी थी, तो आई थिंक वो किसी शॉप में ही गई होगी ड्रेस देखने के लिए।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। थोड़ी देर में लीडो के ग्रैंडपा अपना तंबाकू पाइप ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। और मिलता भी कैसे, वे ने उसे बेच जो दिया था। लीडो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि आप बैठ जाइए, मैं अभी आपका पाइप ढूंढ देता हूँ। लीडो वे काफी देर तक उसको ढूंढता है, लेकिन उसको वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये सब देखकर लीडो के ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे वे का हाथ है। उसे पैसों की जरूरत थी कहीं, इसलिए उसने मेरा पाइप को तो नहीं बेच दिया। तुमको तो पता है ना कि वो पाइप मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार वो तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे लास्ट टाइम गिफ्ट जो दिया था, वो मेरे लिए कितने ज्यादा अहमियत रखता है। तो लीडो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वे ने ऐसा कुछ भी किया होगा, आप ज्यादा सोच रहे हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उसको ढूंढ कर आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।